अभी जितनी भी चीजें हैं जैसे कि यहाँ पे है अपर्टेनेंसेस इन प्लम्बिंग सिस्टम, ये कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। एग्जाम में बहुत रेयर पूछता है, तो ये नोट्स यहाँ पे रहेंगे, तुम लोग इसको पढ़ लेना, लिख लेना। ठीक है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। बस एक चीज तुम्हें बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे फेरल्स लिखा है, तो ये फेरल्स एक्चुअली में होते क्या हैं, कैसे दिखते हैं, तो इसके लिए तुम क्या करना है, जब तुम फेरल्स के बारे में पढ़ रहे होंगे तो तुम गूगल करना, उसकी इमेज जो है वो भी देखना, ठीक है, कि ये फेरल्स जो होते हैं ये दिखते कैसे हैं। ऐसी जो गूज नेक है ये एक्चुअली में दिखता कैसा है, तो उससे तुम्हें ना एक थोड़ा सा आइडिया लगेगा और याद रहेंगी चीजें ज्यादा। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, गूज नेक, सर्विस पाइप क्या होता है, फेरल क्या होता है, ये सब तुम्हें फिर जो है देख करके ही पता चल जाएगा। ठीक, स्टॉप कॉक क्या होता है, ये सब चीजें, ये सब तुम्हें पता चल जाएंगी। जैसे कि स्टॉप कॉक का क्या है कि वाटर मीटर से पहले इसको लगाया जाता है ना, ये सब। इसके बाद में देखो वाटर मीटर क्या होता है। वाटर मीटर में इंपॉर्टेंट चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ यहाँ पे, वाटर मीटर स्टॉप कॉक के बाद लगा होता है। जैसे कि अभी हमने बताया यहाँ पे कि स्टॉप कॉक है वो कहाँ लगता है, वाटर मीटर से पहले, तो ऐसे ही वाटर मीटर स्टॉप कॉक के बाद लगता है। किससे लगता है, जो क्वांटिटी होती है वाटर की, कितनी सप्लाई हो रही है, उसको वो कैलकुलेट करता रहता है। ठीक है, अब इनको अगर हम क्लासिफाई करें तो इनको दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। और वो कैसे क्लासिफाई होता है, वो डिपेंड करता है, वो मतलब जो क्लासिफिकेशन वो डिपेंड करता है मेथड ऑफ मेजरिंग फ्लो। ठीक है, यानी कि वो जो फ्लो है वो तुम कैसे मेजर कर रहे हो, कौन सा मेथड तुम यूज कर रहे हो, उसके बेसिस पे दो तरह के हो जाते हैं। एक होता है वेलोसिटी और इन्फ्रेंशियल मीटर, एक होता है पॉजिटिव और डिस्प्लेसमेंट मीटर, ये दो तरह के मीटर्स होते हैं। ठीक है, अब वेलोसिटी और इन्फ्रेंशियल मीटर की अगर मैं बात करूं, तो ये जो मीटर होते हैं ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होती है वाटर की, उसको मेजर करते हैं। ठीक है, तो सच टाइप ऑफ मीटर्स मेजर द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू देम। तो जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है वाटर की, उसी को क्या कर रहे होते हैं, ये मेजर कर रहे होते हैं। आगे अगली चीज, ये मेजर करते हैं काफी सारे फ्लो को, लार्ज फ्लो जो तुम्हारा होता है उसको मेजर करते हैं। और जनरली ये इंडस्ट्रीज में ही यूज होते हैं, बिकॉज इंडस्ट्रीज में बहुत सारा सप्लाई होता है ना पानी, घर पे तो इतना नीड नहीं होता, तो इंडस्ट्रीज में इनको यूज किया जाता है वेलोसिटी ऑफ इन्फ्लेशन मीटर। ठीक है, नेक्स्ट देख लो पॉजिटिव और डिस्प्लेसमेंट मीटर। इसमें क्या होता है, ये कैसे काम करते हैं, ये काम करते हैं जो तुम्हारा फ्लो होता है पानी का। ठीक है, वो क्या करता है, एक पिस्टन होता है, वो फ्लो पानी का उस पिस्टन को मूव करवा देता है। ठीक है, एक सिलेंडर लगा होता है, मतलब ऐसे समझो जैसे इस तरह का एक सिलेंडर लगा होता है, और यहाँ पे इस तरह से एक पिस्टन है, ये ऐसे समझो, और यहाँ पे ये फैन टाइप का लगा हुआ होगा। ऐसे यहाँ पे पानी जो है जैसे फ्लो होगा तो ये ऐसे मूव करना शुरू कर देगा। तो जब ये मूव करेगा, ये जो यहाँ पे पिस्टन है, ये रहा पिस्टन, ये पिस्टन का मूवमेंट जो है वो शुरू हो जाएगा, यानी कि अप एंड डाउन मूवमेंट शुरू हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि they work by the flow of water causing a piston to reciprocate within a cylinder and communicating the movement finally to a system of dials which register the quantity of flow। ठीक है, तो जैसे कि मैंने ये बताया, तो पिस्टन मूव होना शुरू हो जाता है और उसकी जो है हमें रीडिंग मिल जाती है। रीडिंग किस पे मिलती है, एक डायल गेज लगाया हुआ होता है उस पर रीडिंग हमें मिलती है। डोमेस्टिक पर्पज के लिए यूज होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया था, ऊपर वाला इंडस्ट्रियल वाला होता है, नीचे वाला डोमेस्टिक वाला होता है। ठीक है, ये याद रखना। ये प्री में पूछता है, प्री में पूछेगा कि किस तरह के वाटर मीटर होते हैं, कहाँ कहाँ यूज होते हैं, ये चीज। अब इसके बाद में है नेक्स्ट हमारा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी के बारे में मैं जिक्र कर रहा था, इसके ऊपर सेकंड जो न्यूमेरिकल बनता है वो इसी के ऊपर बनता है। तो ये यहाँ पे है डिजाइनिंग ऑफ बैलेंसिंग रिजर्वायर। जो हमारा रिजर्वायर होता है उसके अंदर कितना पानी स्टोर करना है, ये चीज हमें यहाँ पे निकाल करके बतानी होती है। बैलेंसिंग रिजर्वायर जो होता है वो बनाया जाता है ताकि वो फ्लक्चुएटिंग डिमांड जो होती है हमारी उसको मीट कर सके। ठीक है, और सप्लाई यहाँ पे क्या हो, इंटरप्ट ना हो। ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास में जो मेथड है वो है मास कर्व मेथड। वैसे तो दो मेथड्स होते हैं, एक हमारे पास में थोड़ा ग्राफिकल वाला मेथड होता है, एक न्यूमेरिकल वाला मेथड होता है, एनालिटिकल मेथड उसको बोलते हैं। तो एक हमारे पास में यहाँ पे मास कर्व मेथड है, और एक हमारे पास में नीचे आएगा यहाँ पे एनालिटिकल मेथड, ये सेकंड वाला है एनालिटिकल मेथड। अब जो तुम्हारा न्यूमेरिकल आएगा मेंस में, वो आएगा एनालिटिकल मेथड के ऊपर, न्यूमेरिकल इन मेंस। ठीक है, और ये जो तुम ऊपर देख रहे हो मास कर्व,
ये वाला मास कर्व मेथड, ये इसकी अगर मैं प्रोबेबिलिटी देखूं तो प्री में ज्यादा है अप्रोक्सीमेटली 80% तक पूछे जाने की, एंड मेंस की अगर मैं बात करूं तो ये लगभग लगभग 20% के आसपास रहेगी। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे होता है मास कर्व मेथड। अब मास कर्व मेथड क्या होता है, एक डायग्राम होता है, ठीक है, किस किस के बीच में, जो तुम्हारा सप्लाई होता है उसके बीच में, और जो टाइम होता है उसके बीच में, इन दोनों के बीच में तुम्हारा ये एक ग्राफ होता है जो कि सप्लाई और जो तुम्हारा डिमांड है उसको बताता है। सप्लाई और डिमांड एक साथ होंगे और टाइम वहां पे लिखा होगा। जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो, ये तुम्हारा ग्राफ है इधर, इसमें से एक कर्व सप्लाई का है, एक कर्व डिमांड का है। तो देखो इस सप्लाई कर्व ये रहा तुम्हारा, एग्जैक्टली सेंटर में जो डॉटेड लाइन है वो तुम्हारा सप्लाई कर्व है ना। और जो तुम्हारा डिमांड कर्व है वो इस तरीके से ये एस शेप में है, ये जो तुम देख रहे हो ये तुम्हारा डिमांड कर्व है। डिमांड कर्व इसलिए स्ट्रेट नहीं है बिकॉज डिमांड बदलती रहती है ना, इसलिए ये स्ट्रेट नहीं है। अब ये यहाँ पे टाइम है, घंटों में ये टाइम है। अब मैं इसको तुम्हें समझा देता हूँ ये कर्व कैसे काम कर रहा है। सेंटर में तो तुम्हारा क्या है, सप्लाई कर्व है, ये रहा, ये सीधा रहता है, कांस्टेंट रेट रहती है सप्लाई की, तो वो तो चेंज होती नहीं है। डिमांड बदलता रहता है, तो डिमांड देखो यहाँ पे इसीलिए एक बार नीचे चला गया यहाँ पे और एक बार ऊपर चला गया सप्लाई से। इसका मतलब क्या है, नीचे और ऊपर जाने का मतलब, इसका मतलब ये है कि जब भी डिमांड का कर्व सप्लाई से नीचे होगा, इसका मतलब हमारे पास ये देखो, ये टाइमिंग तुम देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक टाइम है, फिर इसके बाद में यहाँ पे तुम देख सकते हो ये जो तुम्हारा टाइमिंग है। इसमें मेन चीज जो हमें यहाँ पे लेनी है वो लेना है ऑर्डिनेट, यानी कि ये जो वैल्यू है ना ये ऑर्डिनेट हमें यहाँ पे लेना है। इससे हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। अभी देखो जितना ज्यादा ऑर्डिनेट यानी कि उतना ज्यादा डिफरेंस। अभी देखो यहाँ पे डिमांड का और सप्लाई का बहुत ही डिफरेंस है ना। ऐसे यहाँ पे डिमांड का और सप्लाई का यहाँ पे काफी ज्यादा डिफरेंस है। तो ये चीज हमें यहाँ पे जो ऑर्डिनेट्स हैं ये हमें लेना है। तो टोटल स्टोरेज जो हम यहाँ पे लेते हैं, जो बनाते हैं, वो इन दोनों ऑर्डिनेट्स को मिला करके बनाते हैं, यानी कि ये होता है ए, ये होता है बी। इन दोनों को ऐड कर दो तो टोटल स्टोरेज जो हमें चाहिए होता है वो मिल जाता है। ठीक है, इजी है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। आई गेस समझ आ गया होगा। अब देखो एक चीज और मैं बता दूं, ये वाला जो कर्व था ये था कॉन्टिन्यूस सप्लाई के लिए। कॉन्टिन्यूस सप्लाई यानी कि लगातार यहाँ पे सप्लाई हो रही है। ठीक है, एक कर्व यहाँ पे लिमिटेड आवर सप्लाई या फिर इंटरमीडिएट वाला जो सप्लाई होता है उसके लिए भी है। उसके लिए कैसा ग्राफ है वो देख लो। तो यहाँ पे जो तुम्हारी सप्लाई शुरू हुई वो सुबह के 6 बजे से शुरू हुई है और शाम के 6 बजे तक शुरू हुई है ना। सुबह के 6 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक तुम्हारी सप्लाई रही है। अब उन्हीं के बीच में तुम्हारा ये बन रहा है यहाँ पे सप्लाई का कर्व। डिमांड का कर्व यहाँ पे देखो, ये रहा डिमांड का कर्व। ठीक, ये बीच में थोड़ा सा नीचे इसलिए जा रहा है बिकॉज लोग जो है ऑफिस जा चुके होंगे, उतना रिक्वायरमेंट रहा नहीं होगा, इसलिए जो है नीचे चला गया। अब ये तुम देख सकते हो, ये तुम्हारे पास में यहाँ पे बी है, ये तुम्हारे पास में यहाँ पे ए है। टोटल स्टोरेज तुम कैसे बनाओगे, दोनों को एडिशन करके तब तुम बनाओगे। ठीक है, ये लिमिटेड आवर सप्लाई का था तुम्हारा। यहां तक सबको समझ आ गया होगा। अब जैसे तुम यहाँ देख सकते हो, ये क्या है, वाटर गेटिंग स्टोर्ड, वाटर गेटिंग डिप्लीटेड, और फिर से वाटर गेटिंग स्टोर्ड। इसका क्या मतलब है, यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पे चूंकि डिमांड अभी कम है और डिमांड यहाँ पे बढ़ी है ना, तो यहाँ से डिमांड मीट होना शुरू हुआ। तो अभी तक क्या हो रहा था, इस जगह तक आने तक वाटर जो था, जो पानी था, उस स्टोरेज उसको स्टोर किया जा रहा था। ठीक है, फिर यहाँ से वो डिप्लीट होना शुरू हुआ, ऐसे खत्म होना शुरू हुआ, फिर यहाँ तक वो खत्म हो गया, फिर यहाँ से दोबारा से वो स्टोरेज उसका करना हमने शुरू किया। तो ये चीज है। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक बार देख लेना, बहुत इजी है, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, समझ आ जाएगा। अब एनालिटिकल मेथड में हमें न्यूमेरिकल करना है। इस न्यूमेरिकल के बारे में बता दूं मैं कि जैसे यहाँ पे लिखा है एनालिटिकल मेथड, तो इसमें क्या होगा कि जब तक तुम न्यूमेरिकल करोगे नहीं, कोई यहाँ पे इसका फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा एक तरीके से समझ लो कि जनरल हम खुद से एक इसका सॉल्यूशन जो है वो कर लेते हैं। कोई फॉर्मूला खास वगैरह यहाँ पे कुछ है नहीं। तो ये जितनी चीजें यहाँ पे लिखी हैं ये तुम्हें ज्यादा कुछ हेल्प नहीं करने वाली है, तो डायरेक्ट हमें यहाँ पे न्यूमेरिकल देखना। अभी वो देखो, ये वाला क्वेश्चन है यहाँ पे। इस क्वेश्चन के बारे में तुम्हें बता दूं, ये क्वेश्चन तुम्हारी दो तरह की प्रॉब्लम्स को एक साथ सॉल्व कर रहा है। किस तरह की, सबसे पहले तो जब कॉन्टिन्यूस सप्लाई तुम्हारे पास होगी, ये तुम देख सकते हो यहाँ पे,
कॉन्टिन्यूस सप्लाई है यहाँ पे 24 घंटे के लिए, उसने बताया है व्हेन द पंपिंग इज डन फॉर ऑल द 24 आवर्स। और दूसरा यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है इंटरमिटेंट सप्लाई वाला भी। तो ये क्वेश्चन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा, इंटरमिटेंट सप्लाई। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में उसने कहा है कि एक सिटी है, एक शहर है, उसका पॉपुलेशन है 1.5 लाख, ठीक है, और उसको पानी सप्लाई करना है इस रेट पे, यानी कि 200 लीटर पानी चाहिए वहां पे हर एक आदमी को, रोज आना चाहिए, इस रेट पे पानी सप्लाई करना है। उसने फिर आगे कहा कि जो आर्ली वेरिएशन है, जो डिमांड है, मतलब आर्ली वेरिएशन डिमांड में है, वो टेबल के थ्रू दिया हुआ है नीचे। अब टेबल कहाँ पे है देख लेते हैं भैया। ये हमारे पास में ये होगा। आगे देखो, फाइंड आउट द कैपेसिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर, हमें कैपेसिटी निकालनी है किसकी, डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर की, ठीक है। यानी कि भाई बैलेंसिंग रिजर्वायर वाला जो अभी कॉन्सेप्ट जस्ट अभी ऊपर हमारा हेडिंग था ना, वही है, बैलेंसिंग रिजर्वायर बोलते हैं इसको, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, देखो यहाँ पे बैलेंसिंग रिजर्वायर, ठीक है। तो वो है। अब आगे देखो, डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर टू बी प्रोवाइडेड फॉर बैलेंसिंग द वेरिएबल डिमांड अगेंस्ट अ कांस्टेंट रेट ऑफ पंपिंग, इसको तो छोड़ दो। सीधी सी बात है, कैपेसिटी निकालनी है, कैपेसिटी ही निकालनी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी निकालनी है। बैलेंसिंग रिजर्वायर वो कहे या फिर स्टोरेज रिजर्वायर कहे, कुछ भी वो कह दे, तुम्हें यहाँ पे कैपेसिटी निकालनी है, दैट्स इट। अब सबसे पहली चीज यहाँ पे देखो, इसमें पीरियड ऑफ डेज इन आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे 0 to 4 है, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20, 20 to 24। इसका मतलब क्या है, 24 घंटे का उसने हमें दिया हुआ है, 24 घंटे का दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है वो भी समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो, ये उसने हमें डिमांड दी है, ये देखो, ये जो उसने ऊपर लिखा था ना, आर्ली वेरिएशन इन डिमांड इज गिवन इन द टेबल, तो ये आर्ली वेरिएशन है हमारी इसकी, यानी कि हर घंटे में डिमांड कितनी कम ज्यादा हो रही है। तो यहाँ पे देखो, परसेंटेज ऑफ एवरेज फ्लो, तो यहाँ पे 16% है, यहाँ पे 70%, यहाँ पे 190%, यहाँ पे डिमांड बढ़ गई। देखो 8 से 12 बजे के बीच, क्योंकि ऑफिस टाइमिंग होता है, डिमांड बहुत बढ़ चुकी है। फिर 16 to 20, यानी कि 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक, शाम की बात हो रही है, शाम के 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक 166%, देखो फिर से डिमांड बढ़ गई, बिकॉज ऑफिस से लोग आते हैं, है ना, तो फ्रेशन अप होते हैं, खाना वाना बनता है, तो ये वो सब टाइम हो गया, तो यहाँ पे फिर से डिमांड बढ़ गई। तो उसने हमें डिमांड दिया हुआ है। अब देखो आगे कैसे निकालना है, क्योंकि उसने हमें दिया परसेंटेज ऑफ एवरेज आर्ली फ्लो, तो इसको हमें पहले कैलकुलेट करना है कि एवरेज आर्ली फ्लो, हमारा एवरेज आर्ली जो डिमांड है वो है कितना। तो सबसे पहले तो एवरेज डेली सप्लाई कितना है भैया, 200 उसने दिया था ना यहाँ पे, इंटू 15,000। क्यों किया 15,000, क्योंकि यहाँ पे 1.5 लैक्स है। रुक जाओ, इसको हम देख लेते हैं, ये इसने गड़बड़ कर दी है यहाँ पे। ये 15,000 नहीं है, ये इसको 15 लाख करो, 15 लाख है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारे पास में 30 into 106, 30 मिलियन लीटर से हो रहा है। ये भी यहाँ पे मिस्टेक है, ये 106 नहीं है, ये कितना है वो मैं बता देता हूँ, इसको हटा दो यहाँ से, डायरेक्टली लिख लो। ये एक्चुअली इसने लिखा था 30 into 10 की पावर 6, ये इस तरीके से लिखा था। तो कोई नहीं, तुम जब सॉल्यूशन करोगे तो इतना ही आ जाएगा तुम्हारे पास में। अब देख लो, अभी तुमने एवरेज डेली निकाला है, अब तुम्हें आरली निकालना है, ठीक है। अब देखो कैसे निकाल, अब देखो यहाँ पे ये 15 नहीं है, ये 1.5 है, 1.5 लाख, ठीक है। तो इसकी प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं, उस पर मत जाना, कैलकुलेशन तुम लोग करते रहना खुद से, जैसे मैं बता रहा हूँ। अभी हमने डेली का निकाल लिया, अब हम आरली का निकालेंगे। आरली का निकालने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 24 से डिवाइड कर दे रहा हूँ। ये देखो 30 मिलियन लीटर है, उसको मैंने 24 से डिवाइड किया, तो आया मेरे पास 1.25 मिलियन लीटर। अब देखो, अब आगे क्या करना है, अब हमें इस तरह का एक टेबल बनाना होगा। ये टेबल हमें बनाना है, इस टेबल के थ्रू हमें कैलकुलेशंस करने। अब देखो कैसे किया जाता है कैलकुलेशन। यहाँ पे सबसे पहले तो जो लिखा है पीरियड इन आवर्स, ऐसे ही तुम भी लिखोगे पीरियड इन आवर्स, 24 आवर्स लिख लो यहाँ पे नीचे पे। देखो 24 लिख लिया मैं। अब आगे क्या करूंगा, डिमांड यहाँ पे लिखनी है तुम्हें, ठीक है। डिमांड इन यूनिट्स ऑफ एवरेज आर्ली डिमांड। अब यहाँ पे तुम क्या करोगे, एवरेज आर्ली डिमांड जो तुम्हारी है वो तुम लो। एवरेज आर्ली डिमांड यानी कि ये देखो यहाँ पे 16 है, परसेंटेज में लिया हुआ 16%, तो उसको तुम्हारा कितना आ रहा है यहाँ पे, 0.16 आ रहा है। तो इसने क्या किया, ये वाली जो वैल्यूज है सारी की सारी, ये यहाँ पे लिखी है। तो देखो 0 से लेकर के 4 तक तुम्हारे पास में कितना चल रहा है, 16 चल रहा है, यानी कि 0.16 चल रहा है। तो तुम्हारे पास में 1 2 3 4, तुम देख सकते हो 4 तक कितना लिया है इसने, 0.16 लिया है, देखो। फिर उसके बाद में आगे आ जाओ, नेक्स्ट है भैया 4 के बाद से 8 तक 70 है, यानी कि 0.7 हो जाएगा। तो देखो भैया यहाँ से 1 2 3 4, ये देखो 8 तक कितना है, 0.7 है। तो इस तरीके से वो सारी की सारी वैल्यूज तुम यहाँ पे नीचे लिख देना, ठीक है। इसके बाद अब आगे क्या करना है, हम करेंगे यहाँ पे क्यूमुलेटिव डिमांड निकालेंगे, ठीक है। अब वो कैसे निकाला जाता है, देखो यही हमें करना है, हमें एक चीज निकालनी है और फिर क्यूमुलेशन उसका कर देना है।
बहुत इजी मेथड है ये, डिफिकल्ट नहीं है, मैं बता रहा हूँ, बस ध्यान से समझ से चलना। एकदम अगर ये एग्जाम में आया तो पूरे पूरे तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। देखो अब क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव डिमांड इन टर्म्स ऑफ एवरेज आर्ली, क्यूमुलेटिव डिमांड निकालो, क्या होगी भैया, 0.16 यहाँ पे, फिर इसको यहाँ पे ऐड करो तो ये आ जाएगा 0.32, फिर इसको यहाँ पे ऐड करो तो ये आ जाएगा 0.48, फिर इसको यहाँ पे ऐड करो तो ये आ जाएगा यहाँ पे, फिर इसको यहाँ पे ऐड करो फिर ये आएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से क्यूमुलेशन तो करना तुम लोगों से आता है। तो ये पूरा टेबल तुम बना लेना, कहाँ तक, नीचे तक बना लेना। और इसमें अच्छी चीज ये होगी कि लास्ट में 24 आ गया, ठीक है, लास्ट में 24 तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो 24 का मतलब क्या है, 24 का मतलब यहाँ पे ये आवर्स के हिसाब से आ रहा है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, क्यूमुलेटिव डिमांड इन मिलियन लीटर्स। अब मिलियन लीटर्स में तुम्हारी कितनी डिमांड है उसको देख लो। यहाँ उसने क्या बताया था, इसको टेबल को जरा देखो, 16% उसने कहा था किसका, ऑफ एवरेज, 16% ऑफ एवरेज आर्ली उसने कहा था ना। तो हो क्या रहा है कि 16/100 और एवरेज आर्ली तुम्हारे पास में कितना आया था, 1.25, यानी कि 0.16 इंटू 1.25 यही तो था। तो उसने क्या किया, यहाँ पे वही चीज निकाल लिया है, क्यूमुलेटिव डिमांड इन मिलियन लीटर्स, ये आगे तुम्हारे पास में 0.16 1.25 से मल्टीप्लीकेशन किया हुआ है, 0.16 और 1.25 से मल्टीप्लीकेशन किया हुआ है। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे आगे तुम्हारे पास में 0.20, फिर आ जाएगा 0.40, इस तरीके से तुम्हारे पास में तुम्हारी वैल्यूज आती चली जाएंगी। तो लास्ट तक तुम्हारी जो वैल्यूज हैं कुछ इस तरीके से आ जाएंगी। यहाँ पे आ गया 30। अब ये 30 क्या है, टोटल देखो यहाँ पे 30 मिलियन लीटर था ना पूरे दिन का, 30 मिलियन लीटर्स, तो यही हुआ है पूरे दिन का 24 घंटे का तुम्हें 30 मिलियन लीटर्स मिल गया है, ठीक है, ये चीज हुई है। अब देख लो नेक्स्ट, कांस्टेंट पंपिंग रेट इन मिलियन लीटर पर आवर। कांस्टेंट पंपिंग रेट क्या है, यहाँ पे दिया हुआ था उसने कांस्टेंट पंपिंग रेट, कहाँ दिया हुआ है, एक सेकेंड देख लेते हैं, कहीं तो उसने हमें दिया हुआ है, बी प्रोवाइडेड फॉर बैलेंसिंग द वेरिएबल डिमांड अगेंस्ट अ कांस्टेंट रेट ऑफ पंपिंग, इसने यहाँ पे लिखा है कांस्टेंट रेट ऑफ पंपिंग, लेकिन इसने दिया नहीं है कहीं पे। मैं इसको एक बार देख लेता। अब यहाँ पे इसने इस क्वेश्चन में हमें जो अपना कांस्टेंट पंपिंग रेट है वो तो दिया नहीं है, लेकिन एक चीज मैं तुम्हें बताता हूँ क्या अंडरस्टूड होता है। जो चीज हम लेते हैं, अगर नहीं दिया है क्वेश्चन में, तुम्हें नहीं दिया हुआ है, तो फिर हमें क्या करना है, हमारा जो आर्ली डिमांड होता है उसको हम मेंटेन करके रखते हैं, उतना पंपिंग हम करते रहते हैं। तो इसने वही किया, यहाँ पे जो 1.25 है ना, इसी को उसने मेंटेन करके रखा है, ये कांस्टेंट पंपिंग रेट उसने मेंटेन करके रखा है 1.25। ये तुम्हारा हो गया यहाँ पे 1.25 लास्ट तक हो गया। अब तुम क्या करोगे, अब इसको भी तुम्हें क्यूमुलेटिव पंपिंग करना है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा, फिर इसमें ऐड करो, फिर यहाँ पे आ जाएगा, इस तरीके से इसको भी क्यूमुलेटिव पंपिंग तुम्हें करना है। लास्ट में ये भी तुम्हारे पास में कितना आ गया, 30 आ गया। कैसे आ गया 30, बिकॉज टोटल जो तुम्हारे एक दिन की डिमांड है वो 30 है ना, तो ये आ गया। अब आगे देखो क्या करना है, अब हमें दो ही चीजें निकालनी होती हैं। तुम एक चीज को एकदम अच्छे से रट लो इस क्वेश्चन के लिए, कि तुम्हें दो चीज हमेशा निकालनी है, एक निकालना है तुम्हें एक्सेस ऑफ डिमांड, एक निकालना तुम्हें एक्सेस ऑफ सप्लाई। तो दो चीजें निकालनी है, इसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। और इन चीजों को तुमने अगर याद कर लिया तो तुम्हें पता है कि टेबल में तुम्हें क्या क्या लिखना है, एक तो एक्सेस ऑफ डिमांड, एक एक्सेस ऑफ सप्लाई, ये दो चीजें तुम्हें निकालनी है। डिमांड एक्सेस कैसे होगी भैया, डिमांड एक्सेस तभी तो होगी जब, खुद सोचो, डिमांड एक्सेस में है, यानी कि तुम्हारी यहां, अब इन कॉलम्स को जरा मैच करो, कॉलम 4 और कॉलम 6 को एक बार तुम देखो, कहाँ है कॉलम 4, ये रहा तुम्हारा कॉलम 4, एक सेकेंड। तो ये कॉलम 4 और कॉलम 6 को जरा देखो, तो कॉलम 4 हमारे पास में कहाँ है, ये रहा कॉलम 4, कॉलम 6 कहाँ है हमारे पास में, ये रहा कॉलम 6। अब हमें क्या करना है, कॉलम 4 में से कॉलम 6 को तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना है। क्या है यहाँ पे लॉजिक, क्या है इस चीज के पीछे, ये देखो, तुम्हारी जो डिमांड है वो यहाँ पे है, तुम्हारी सप्लाई जो है वो यहाँ पे है। तो तुम्हारी क्या हो रहा है, डिमांड को देखो, डिमांड माइनस सप्लाई तुम यहाँ पे कर रहे हो, ठीक है, उसको तुम फिर कहां पे लिख रहे हो, कॉलम नंबर 7 के अंदर लिख रहे हो। तो ये यही तो कह रहा है यहाँ पे, एक्सेस ऑफ डिमांड कितना है, यानी कि डिमांड तुम्हारी फालतू कितनी है भैया, यहाँ पे डिमांड हमारी कितनी है, फालतू तो है ही नहीं कुछ भी, 0.20 माइनस 1.25, यही तो है, डिमांड तो फालतू है ही नहीं, क्या फालतू है, सप्लाई फालतू है। तो इसको, ये जो यहाँ पे वैल्यू आएगा,
इसको मैं कहां पे रखूंगा, यानी कि जब मैं 1.25 में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं यहाँ पे 0.20, इसको मैं रखूंगा यहाँ पे 1.05। ये वैल्यू यहाँ पे आएगी बिकॉज सप्लाई, ये जो वैल्यू राइट साइड में है सप्लाई वाला, ये ज्यादा है ना, 1.25 ज्यादा है 0.20 से, मेरी सप्लाई ज्यादा है डिमांड से, तो सप्लाई चूंकि ज्यादा है तो इसलिए मैं उसको एक्सेस ऑफ सप्लाई वाले कॉलम के अंदर रखूंगा। अगर डिमांड का वैल्यू मेरा ज्यादा हो जाता है यहाँ पे 1.25 से, सपोज करो 2.20 होता है, ये मान लो 2.20 होता और यहाँ पे होता 1.25, तो ये जो मेरे पास में वैल्यू आता, यानी कि जो एक्सेस डिमांड मेरे पास आता, वो मैं यहाँ पे रखता। तो यहाँ पे जो अभी तुम देख सकते हो जो डैश आ रहे हैं वो इसी वजह से आ रहे हैं बिकॉज मेरा जो डिमांड है वो अभी बहुत कम है सप्लाई से, और सप्लाई ज्यादा है, तो सप्लाई इसीलिए यहाँ पे भरता जा रहा हूं मैं। अब क्या करेंगे, अब धीरे 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 जैसे जैसे हमारा फिर डिमांड बढ़ जाएगा तो वो यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। अब जब डिमांड बढ़ जाएगा सप्लाई कम हो जाएगा, तो फिर सप्लाई के लिए फिर यहाँ पे डैश लेना। हमें यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज ही लेनी है, इसको याद रखना। ठीक है, ये इतना इजी होता है, बस इस तरीके से तुम्हें अभी यहाँ पे करना है। पहले इतना थोड़ा सा देखो, फिर आगे बताता हूँ। अब यहाँ पे मैक्सिमम डिमांड हमने निकाल लिया, ऐसे ये मैक्सिमम सप्लाई हमने यहाँ से निकाल लिया, इसके बारे में बता रहा था मैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखो मैक्सिमम डिमांड हमारे पास में कितना हुआ है और मैक्सिमम सप्लाई, तो 1.5 मिलियन लीटर, 5.70 मिलियन लीटर है। दोनों का एडिशन करोगे तो 7.2 मिलियन लीटर हमारे पास आंसर आ रहा है। ये कॉन्टिन्यूस सप्लाई के लिए है। अब तुम्हारा सेकंड केस होगा जिसमें तुम्हें पंपिंग जो है लिमिटेड टाइम के लिए हो रही है, यानी कि सुबह के 6 बजे से शाम के दोपहर के 11 बजे तक, और फिर दोपहर के 2 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक की है। तो उसमें टोटल आवर्स तुम देखोगे वो है 12 आवर्स, 12 घंटे के लिए तुम्हारी सप्लाई हो रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जब 12 घंटे के लिए सप्लाई हो रही है तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे 12 से डिवाइड करके तुम अपना निकाल लोगे हर घंटे का जो तुम्हारा सप्लाई होना चाहिए, जो डिमांड है बेसिकली, जिसको मीट करना है हमें, उतना सप्लाई हम यहाँ पे निकाल लेंगे 2.5 मिलियन लीटर से। ठीक है, अब देखो आगे, ये जो टेबल है अब ये थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा उसी के अकॉर्डिंगली। टेबल डिफिकल्ट नहीं है, यहाँ पे बस तुम्हें क्या करना है, ध्यान रखना है कि जो तुम्हारी वैल्यूज हैं वो तुम संभाल करके रखो, बिकॉज यहाँ पे अब क्या हो चुका है, यहाँ पे 24 आवर्स नहीं, यहाँ पे 12 आवर्स का सोल्यूशन हो रहा है। तो ये डिफिकल्ट नहीं है, तुम्हारे सामने है टेबल, इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और तुम इसको तो होमवर्क में करना। इसका जो आंसर है यहाँ पे ये नीचे लिखा हुआ है 6.125 मिलियन लीटर। ठीक है, बस इतना था, ये वाला चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा।